Hello my sweet listeners, I hope you all like my video. Please subscribe my channel FM Story World and don't forget to like, comment and subscribe my channel. अगर आप सबको कोई भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और कमेंट कीजिए. I will try my best to upload it. Thank you. Let's start. च6 बारिश और डीप पैशनेट किस. बहुत तेज बारिश हो रहा है और राधिका डर से कांप रही है. इधर मेघांश दूसरे लड़के को मारने के बाद तीसरे लड़के को एक नज़र देखता है और अगले पल एक जोरदार मुक्का मारता है उसके गाल पर और उसके कुछ दांत टूटकर नीचे गिर जाते हैं और अगले ही पल मेघांश उस लड़के के सर पर अपना चमकदार शू पहना हुआ पैर रखता है और उसके चेहरे को मसलने लगता है और अगले ही पल में पैर को उसके गले के पास लाता है और चीर देता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, जो देखकर और भी ज्यादा डर से चिल्लाती है राधिका, पर वह हिल तक नहीं पा रही है. और उन सब का काम तमाम करने के बाद उन सबको छोड़कर मेघांश राधिका के पास आता है. वह पूरी तरीके से भीगा हुआ है और राधिका भी पूरी तरीके से भीगी हुई है. राधिका डरते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगती है और मेघांश उसके सामने आने लगता है. मेघांश का ध्यान उसके गुलाबी होठों पर थे जो कि पूरी तरीके से भीगे हुए थे और कांप रहा है, जो देखकर मेघांश एकदम उसके करीब चला जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है. राधिका बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे देखती है और अपने पलकों को फिर से नीचे कर लेती है. इधर बहुत तेज बारिश हो रहा है और वह जहां पर खड़े थे उसके पीछे कुछ झाड़ियां थी. वह दोनों रोड पर खड़े थे और हल्की हल्की हवा भी चल रहा है और बारिश भी बहुत तेजी से हो रहा है और तभी जोरों से बिजली चमकता है और राधिका डरते हुए मेघांश को देखती है और मेघांश उसे देखा है. राधिका एकदम मेघांश के सामने खड़ी थी. वो दोनों बहुत करीब थे और मेघांश के बालों के पानी उसकी होठों से होते हुए नीचे राधिका के होठों पर गिर रहे थे और राधिका के होंठ और भी ज्यादा कांप रहे हैं. वह उन पानी की गर्माहट महसूस कर पा रहा है क्योंकि यह पानी मेघांश के होठों से होते हुए उसके होठों पर गिर रहे थे. अगले ही पल मेघांश नीचे झुककर अपने होठों से उसके होठों को छूता है. वह आंखें बंद कर लेती है और मेघांश अपना होंठ हटा लेता है, पर कुछ सोचकर वह फिर से अपने चेहरे को नीचे झुकाकर उसके होठों को धीरे से स्मूच करता है. उसे बहुत ही अच्छा लगता है ये टेस्ट. वह फिर से इसे चखना चाहता है तो वह धीरे से अपना एक हाथ उसके पीछे ले जाकर उसके कमर को पकड़ खींच लेता है उसे अपने पास और उसके होठों को चूमने लगता है और चूमते हुए उसके होठों को लिक भी कर रहा है. पर राधिका मुंह नहीं खोल रही थी तो वह धीरे से उसके होठों को काटता है तो राधिका मुंह खोल देती है और मेघांश अपना टंग उसके मुंह में इंटर करता है और उसके टंग को जैसे लिक कर रहा है और वह कसकर आंखें बंद करके उसके शर्ट को कसकर पकड़ लेती है और मेघांश एक डीप पैशनेट किस करता है उससे. राधिका पूरी तरीके से कांप रही है. वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी और उसकी कपकपाहट मेघांश बखूबी महसूस कर पा रहा है. तो वह उसे और भी टाइटली पकड़ता है और उसके बालों को उसके पीछे करता है और उसके कंधों को चूमने लगता है. उसके होठों को आज़ाद करके यह महसूस करके राधिका और भी ज़्यादा कांप जाती है. तो मेघांश अपने दोनों हाथ से उसके कमर को थाम लेता है और उसके गर्दन से होते हुए उसके कॉलरबोन को चूमता है. राधिका उसकी होठों की सरगोशी अपने गले पर अपने कॉलरबोन पर महसूस कर पा रही है और उसके आंखों से आंसू निकलकर बारिश के बूंद के साथ घूल जाते हैं. राधिका रो रही थी क्योंकि वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही है ये, जो मेघांश को भी पता है. तो मेघांश धीरे धीरे उसे अपनी बाहों के बंधन से आज़ाद करता है और उसके होठों को देखता है जो गुलाबी से पूरी तरीके से लाल हो चुके हैं, यहाँ तक कि उसके खुद के होंठ भी लाल हो चुका है. पर राधिका अचानक उसके छोड़ देने से हैरान हो जाती है और उसे देखने लगती है. न जाने क्यों उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये किस, पर उसके अनजाने में ही उसके आंसू निकल रहे थे. राधिका कांपते हुए अपने दुपट्टे को उतार कर अपने हाथ में पकड़ लेती है और अपने पैरों के पंजे के बल ऊंचा होती है और मेघांश के सीने पर हाथ रखती है और उसके होठों को चूमने लगती है. पर वह काफी लंबा था तो वह चूम नहीं पा रही है, जो देखकर मेघांश उसके बालों को अपने मुट्ठियों में पकड़ के उसके सर को नीचे करता है और उसके मुंह से आह निकल जाता है, जो महसूस करके मेघांश के पूरे तन बदन में जैसे आग लग जाता है. और मेघांश एकदम से उसे लेकर नीचे बैठ जाता है और उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके कमर से होते हुए उसके सीने तक हाथ लाता है और धीरे धीरे उसके सीने को छूने लगता है. ये काफी सॉफ्ट है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है इसे छूने में और राधिका के मुंह से बस आह निकल रहा है, जो सुनकर वह और भी ज्यादा उत्तेजित हो रहा है. मेघांश खुद को संभाल नहीं पाता. वह राधिका को अपनी ओर मुड़ता है और उसे बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और उसके बालों को खींचकर उसे अपने चेहरे के पास लाता है और उसके होठों को चूमने लगता है. राधिका भी उसके ब्रैड चेस्ट पर हाथ फेर रही थी. वह दोनों ही जैसे अपने अपने होश में नहीं थे. वह दोनों ही जैसे एक दूसरे को पाकर पूरी तरीके से मदहोश हो चुके हैं. वह दोनों ही अब अपने में नहीं थे. वह दोनों अब मदहोशी के आलम में हैं, जैसे आज दोनों इस बारिश में एक दूसरे को पाहना चाहते हैं, पूरी तरीके से प्यार करना चाहते हैं. उन दोनों की ही दिल की धड़कनें बहुत तेज थे
कुछ देर बाद वह दोनों एक दूसरे के होठों से अलग होते हैं और गहरी गहरी सांस लेते हुए एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। एक पल के लिए राधिका डर जाती है मेघांश के लाल आंखों में देखकर, पर मेघांश उसका चेहरा पकड़ के उसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर करता है। वह कुछ कह तो नहीं रहा था, पर उसकी आंखें सब बयां कर रहा है कि मुझसे नजर हटाने की कोशिश मत करना। यह अच्छे से समझ पा रही है राधिका, वह अब पलकों को नीचे नहीं करती, वही तक मेघांश के आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों में देखते हुए वह धीरे धीरे उसकी होठों की तरफ बढ़ने लगती है, तो मेघांश उसके होठों पर अपना उंगली रखकर उसे रोक लेता है और अपनी ठंडी आवाज में कहता है, अंडस्को, घर चलिए वरना आप बीमार पड़ जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते। ये सुनकर राधिका को होश आता है और वह एक झटके में उसके गोद से उठने की कोशिश करती है, पर वह उठ ही नहीं पाती क्योंकि मेघांश ने उसे बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था। यह महसूस करके वह अपने पलकों को नीचे कर लेती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, अंडस्को, हमें माफ कर दे, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वह हम भाग गए थे। राधिका की शांत और सुरीली आवाज सुनकर एक पल के लिए मदहोश हो जाता है मेघांश, पर वह खुद पर कंट्रोल करके उसके बालों के लट को उसके कान के पीछे करता है और उसकी खूबसूरत बालों को उसके दूसरे कंधे पर करता है और उसके कंधे को छूते हुए कहता है, अंडस्को, इट्स ओके। ये बोलकर वह राधिका को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे गोद में उठाए हुए रास्ते से लेकर जाने लगता है, तो राधिका घबराते हुए कहती है, अंडस्को, हम चलकर जा सकते हैं, सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे, आप हमें छोड़िए, हमें जाने दीजिए, हम जा सकते हैं, हमारे पैर सही सलामत है। ये सुनकर वह अपनी ठंडी आवाज में कहता है, अंडस्को, आपके पैर भी सही सलामत नहीं है, आपकी कमर भी सही सलामत नहीं है और आप हमारी अमानत है, आपका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, आपको कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार हम ही होंगे। और हमें काफ़ी गुस्सा आ रहा है उन लोगों पर कि उन्होंने हमारी अमानत पर हाथ डाला, तो इसलिए हमने उन्हें किसी को हाथ लगाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये सुनकर राधिका को सब याद आता है, वह तो भूल ही गई थी कि क्या हुआ था। तब ये सब याद करने के साथ ही साथ वह डर से कांप जाती है और मेघांश का ये बात सुनकर राधिका को सब याद आता है, वह तो भूल ही गई थी कि कुछ देर पहले क्या हुआ था। ये याद आते ही वह डर से कांप जाती है और उससे फिर से समझ आता है कि मेघांश कितने ज़्यादा खतरनाक है। अगर उसने कभी भी मेघांश के खिलाफ जाकर कुछ किया तो सच में मेघांश उसके परिवार को लाइफ टाइम के लिए सुला सकता है, बहुत ही बेदर्दी से। ये सब सोचकर उसके दिमाग में जो भागने का ख्याल आया था वह उसे भी झटक देती है और आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वह इस हालत में खुद को नहीं देख पा रही है। सब गाँव वाले उसे इस हालत में देखकर क्या सोचेंगे, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रहा है। कुछ ही देर में वह घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर मेघांश उसे लेकर कमरे में आ जाता है और राधिका की मम्मी हैरान हो जाती है अपनी बेटी को इस हालत में देखकर और वह मेघांश के पीछे पीछे आने लगती है, पर मेघांश रुकता है और अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक लेता है और खुद उसे लेकर कमरे में चला जाता है। ये देखकर उसकी मां रुक जाती है और डर से बेला को देखते हैं, जो फोन लेकर अपनी दीदी को ही देख रही है। उसे तो काफी एंटरटेनमेंट लग रहा है, काफी रोमांटिक सा, तो वह जानबूझकर अपनी मम्मी को रोक लेती है और मेघांश राधिका को लेकर कमरे में चला जाता है। अब राधिका की मम्मी गुस्से से बेला को देखती है और कहती है, अंडस्को, तुमने मुझे रोका क्यों, वह मेरी बेटी को लेकर अंदर जा रहा है, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। ये सुनकर बेला इरिटेट होकर कहती है, अंडस्को, मम्मी यह क्या कह रहे हो आप, वह उसका पति है, उसकी हिम्मत क्या, उसे हक है, वह कोई गैर मर्द नहीं है, वह दीदी का पति है, वह ऐसा कर सकते हैं, आप भी एक्सेप्ट कर लो तो अच्छा है कि वह आपका दामाद है। सच में आप कितने एहसान फरामोश है, और वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, जो किचन में जाओ और मेरे लिए खाना बना, मुझे भूख लगा है और जीजा जी भी खाना खाएंगे शायद। ये बोलकर वह फ़ोन लेकर कमरे में चले जाती है। अंडस्को दूसरी ओर मेघांश उसे लेकर वॉशरूम आता है और शॉवर ऑन करके उसे शावर के नीचे खड़ा कर देता है और खुद भी उसके साथ खड़ा हो जाता है। शावर का गर्म पानी उन दोनों के ऊपर गिर रहा है और मेघांश बस एक टक उसके गीले बदन को देख रहा है। उसके कपड़े उसके बदन से चिपक गए थे और उसका दुपट्टा उसके हाथ में था, दुपट्टे के बिना उसका सीना भी काफी दिख रहा है और यह सब देखकर वो काफी ज्यादा लालच में आ रहा है, पर उसे भी पता है उसे अभी खुद पर कंट्रोल रखना है। वह भी यह सब नहीं कर सकता है जब तक राधिका खुद से उसे ये सब नहीं करने देती है। काफी देर तक ऐसे ही रहने के बाद राधिका अपने हाथों को मलते हुए कहती है, अंडस्को, आप बीमार पड़ जाएंगे, आप नहा लीजिए, हम बाहर जाते हैं, हम कपड़े बदलेंगे और आपके लिए खाना भी तो बनाना है। उसकी बात सुनकर मेघांश बस इतना कहता है, अंडस्को, हम। ये सुनकर राधिका पीछे मुड़कर जाने लगती है, पर कुछ सोचकर मेघांश उसका दुपट्टा पकड़ के उसे खींच लेता है अपने पास और उसके कमर को मजबूती से पकड़ लेता है। इससे राधिका बहुत ज्यादा डर जाती है और डर से वह रोने लगती है और उसे रोता देखकर मेघांश उसके आंसू साफ करता है और उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर बहुत ही इंटेंस वे में कहता है, अंडस्को, योर लिप्स सो डिलिशियस। ये बोलकर वह उसे अपने और भी ज्यादा करीब खींच लेता है और भी ज्यादा इंटेंस होकर कहता है, अंडस्को,
I want to taste your lips every day because I love your lips so much. ये सुनकर राधिका अपने नम आंखों से उसे देखते और अपने होठों को छूती है, जो देखकर मेघांश उसका हाथ उसके होठों से हटाकर अपनी उंगली को उसके होठों पर रगड़ते हुए कहता है, एंड इसको, दीज लिप्स आर माई सोल पोजेशन। ये सुनकर वह और भी ज्यादा शर्मा जाती है और उसके गाल और भी ज्यादा लाल हो जाते हैं और मेघांश उसके लाल गालों को देखकर और भी इंटेंस होकर कहता है, एंड इसको, हम बहुत जल्दी हमारा हक लेंगे और इन होठों पर आपका भी हक नहीं है, सिर्फ हमारा हक है। आपको ये बात अच्छे से याद रखना है कि आप सिर्फ हमारे हो, आपके पूरे बदन पर होठों पर सिर्फ हमारा हक है। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके साथ वह सब कुछ करेंगे वक्त आने पर। अभी तो हम खुद को रोक रहे हैं पर बाद में हम खुद को नहीं रोकेंगे और रोकना चाहते भी नहीं। ये सुनकर राधिका घबराते हुए कहती है, एंड इसको, पर हमें वक्त चाहिए, आप ऐसे बार बार हम पर हक नहीं जता सकते हो। हमें पता है हम आपके हैं, तो फिर बार बार बताने की और याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हम कुछ भी चीज़ भूलते नहीं है, हमें अच्छे से पता है हम कभी भी आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे, आज के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। हमें हमारी माँ बाबा की बहन की जान की फिक्र है और हमें पता है अगर हम आपके खिलाफ हुए तो आप उन सबको सच में। ये बोलकर वह रोने लगती है और उसे रोता देखकर मेघांश उसके आंसू को साफ करता है और उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाता है, इससे उसके बालों से टपकता हुआ पानी उसके होठों में गिरता है और वह अपनी इंटेंस नज़र से उसे देखता है और गहरी आवाज में कहता है, एंड इसको, तो हम उन सबको लाइफ टाइम के लिए सुला देंगे। यू नो ना हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करेंगे अगर आप हमारे खिलाफ गए तो। ये बोलकर वह उसके कमर को और भी ज्यादा कसकर पकड़ लेता है और उसके बाद उसके हाथों को अपने होठों के पास लाकर चूम लेता है और उसके बालों के छोड़ देता है। इससे उसे दर्द होता है क्योंकि वह काफी देर से उसके बालों को पकड़ा हुआ था और अचानक ऐसे छोड़ने से उसे दर्द होता है और वह डरते हुए पीछे हटने लगती है और मेघांश उसके ओर बढ़ने लगता है। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्या राधिका कभी मेघांश के चंगुल से बच पाएगी और क्या कभी राधिका को आज़ादी मिल पाएगी? और मेघांश क्या चाहता है राधिका से? क्या वह सच में राधिका के साथ वह सब कुछ करेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। जस्ट 7 आई वॉन्ट अ बेबी। रात का वक्त, मथुरा। राधिका का कमरा। राधिका बिस्तर पर बैठी हुई थी, उसे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रहा है। कुछ देर पहले ही उन सबने एक साथ डिनर किया था, दिन तक तो सब कुछ सही था पर न जाने क्यों आज रात उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उसका दिल घबरा रहा है जैसे कि कुछ होने वाला है। और बारिश कुछ देर के लिए रुका था पर फिर से बादल घिर गए थे आसमान में और शायद रात को बहुत तेज बारिश होने वाला है। और तभी कमरे का दरवाजा खुल जाता है और मेघांश अंदर आता है। उसे देखकर राधिका घबरा जाती है और अपने साड़ी को ठीक करते हैं उठ जाती है और बालकनी के पास जाकर बालकनी का दरवाजा बंद कर देती है और पर्दे खोल देती है। पर तभी दो हाथ जाकर उन पर्दों को रोक लेता है और पर्दों को फिर से समेट देता है और बालकनी का दरवाजा खोलकर वह उसके कंधों के पास अपना चेहरा लाकर उसके कंधों पर अपना गर्म सांसें छोड़कर सरगोशी करते हुए कहता है, एंड इसको, आज इन्हें यूं ही छोड़ दे क्योंकि हमें यह माहौल बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, कितना ज्यादा अच्छा माहौल है, दिल को सुकून दे रहा है यह माहौल, मन कर रहा है खो जाऊं। उसकी ऐसी इंटेंस बातें सुनकर वह डर से सहम जाती है और कहती है, एंड इसको, यह आप क्या कह रहे हो? और ठंडी हवा और बारिश का पानी भी अंदर आ सकता है, इसलिए हम पर्दों को खोल रहे थे और बालकनी का दरवाजा बंद कर रहे थे। आप अभी जाकर आराम कीजिए, वैसे भी काफ़ी देर तक बारिश में भीगे थे हमारे साथ, पर आपने हमें मजबूर किया था बारिश में भीगने के लिए, वरना हम कभी बारिश में नहीं भीगे थे। ये हमारे लिए पहली बार है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हमें पसंद है आपसे बारिश में भीगना, खासकर आपके साथ। हम आपके साथ बारिश में भीगना चाहते हैं पर इससे आपकी तबीयत खराब हो सकता है, तो आपको अभी बारिश में भीगना नहीं है। उसने अपनी ठंडी आवाज़ में बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से यह बात कहा और उसकी यह बातें सुनकर राधिका अपने दिल पर हाथ रख लेती है। उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा है। वह अपने धड़कनों पर काबू करके धीरे से उसका हाथ दूर हटाते हुए जल्दी से भागते हुए बिस्तर पर आकर बैठ जाती है, जो देखकर मेघांश भी बिस्तर पर आकर बैठ जाता है। और तभी बहुत जोर से बिजली चमकता है और बिजली चला जाता है, जो देखकर मेघांश हैरानी से कहता है, एंड इसको, ये बिजली को क्या हुआ? लाइफ क्यों ऑफ हो गया है? ये गांव है, ये शहर नहीं है कि बिजली रहेगी इसलिए बिजली चला गया है। हमारे यहाँ बारिश पर बिजली चली जाता है और इसलिए इस वक्त भी बिजली नहीं है, बिजली चला गया है। शायद कोई पेड़ टूटकर बिजली के तार पर गिर गया है, ऐसा भी हो सकता है। आप सो जाए, वैसे भी माहौल बहुत ही ज्यादा ठंडा है, आराम से आपको नींद आ जाएगा, राधिका ने अपनी मीठी सुरीली आवाज में कहा। और उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए मदहोश हो जाता है मेघांश और धीरे धीरे बिस्तर पर लेट जाता है। राधिका भी बिस्तर पर लेट जाती है
ये बिस्तर काफी छोटा था मेघांश के लिए, पर फिर भी वह मैनेज कर लेता है और राधिका को देखते हुए लेटा रहता है। तभी काफी जोरों से हवा चलने लगता है और बहुत तेजी से बारिश आता है और बारिश की बूंदें उनके कमरे में उनके ऊपर आकर गिर रही थी, क्योंकि बालकनी का बड़ा सा दरवाजा खुला था और हवा तेज चल रहा था, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इधर उन दोनों को ही काफी ज्यादा ठंड लग रहा है, तो राधिका उठकर मोटा सा कंबल निकलती है और मेघांश के ऊपर और देती है और खुद के ऊपर भी। पर बिस्तर काफी छोटा होने के कारण से वह दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ चुके थे, इतना करीब कि वह दोनों एक दूसरे की सांस तक महसूस कर पा रहे हैं। उन दोनों को ही काफी ज्यादा ठंड लग रहा है, उन दोनों को ही काफी अच्छा लग रहा है एक दूसरे की गर्माहट महसूस करके। अगले ही पल और भी तेज हवा चलने लगता है और बहुत तेज बिजली चमकता है, तो राधिका डरते हुए एकदम उसके करीब आ जाती है। तो मेघांश भी उसके कमर को पकड़ के उसे अपने करीब कर लेता है और उसे गले लगा लेता है। वह भी उसके सीने पर सर रख देती है और आंखें बंद कर लेती है। यह महसूस करके मेघांश उसके कमर को धीरे धीरे सहलाने लगता है। उसने साड़ी पहना था, इसलिए उसकी कमर अच्छे से महसूस कर पा रहा है मेघांश। वह उसके सर से होते हुए उसके पेट पर हाथ रखता है, फिर धीरे धीरे हाथ को ऊपर लाने लगता है। ये महसूस करके राधिका कांप जाती है, पर वह कुछ नहीं कहती और उसके बाद मेघांश अपना हाथ उसके सीने पर लाकर रख देता है। इससे वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से उससे दूर हट जाती है। तो मेघांश एकदम टाइट उसे पकड़ लेता है और अपने अट्रैक्टिव आवाज में कहता है, नंदिस्को, आप हमसे दूर क्यों जा रहे हो? हम आपके पति हैं, तो आपको हमारे करीब आना चाहिए और ऐसा नहीं है कि हमको आपके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। ये हमारा हक है, आपको हमें हमारा हक देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ऐसे बार बार हमें खुद से दूर नहीं कर सकते हो। हमें बहुत ज्यादा घबराहट हो रहा है और हम इसके लिए तैयार नहीं है, आप फोर्स नहीं कर सकते हो। हमें वक्त दीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये हमारे लिए पहली बार है, हम तैयार नहीं हैं। आप प्लीज़ हमें समझने की कोशिश कीजिए, जब हम तैयार हो जाएंगे हम आपको आपका हक खुद से दे देंगे, बस हमें कुछ वक्त दीजिए। वह रोते हुए यह बात कहती है और उसे ऐसे रोता देखकर मेघांश उसके आंसू साफ करता है और धीरे से नीचे झुककर उसके होठों को अपने होठों में भरकर चूमने लगता है और काफी देर तक उसके होठों को चूमने के बाद एकदम से उसके ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को चूमने लगता है। और उसके ऐसा करने से राधिका को लगता है कि यह आदमी उसकी बातें नहीं सुन रहा है, इसे बस अपने मन की करना है, तो इसके सामने कुछ कहना बेकार है। तो वह भी उससे नहीं रुकती, खुद को ढीला छोड़ देती है। इधर बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा है, बहुत तेज बिजली चमक रहा है और हवा भी चल रहा है और अंदर काफी ज्यादा ठंड में भी गर्मी का माहौल है। मेघांश की तन बदन से जैसे आग निकल रहा है और मेघांश के ऐसा करने से राधिका भी बहकने लगती है। वह भी खुद को एकदम ढीला छोड़ देती और उसके पीठ पर अपना हाथ रखती है और उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है और मेघांश उसकी साड़ी को नीचे से ऊपर कर देता है और उसके खूबसूरत कोमल नाजुक पैरों पर हाथ फेरने लगता है। वह उसके पैरों पर हाथ फेरते हुए उसके थाइस पर हाथ फेरता है और यह महसूस करके वह और भी ज्यादा कांप जाती है और मेघांश अब उसके होंठ को छोड़कर उसकी गर्दन के पास आता है और फिर उसके ब्लाउज का हुक खोलने लगता है और धीरे से उसके सीने पर सर रखता है और उसके सीने को चूमने लगता है। उसके सीने को चूमते हुए वह उसके कमर पर हाथ रखता है और कसकर दबा देता है। इससे राधिका के मुंह से आह निकल जाता है और यह सुनकर वह और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एक गहरी सांस लेकर उसे छोड़ता है और एकदम उसके ऊपर बैठ जाता है और अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है और राधिका बेबसी से उसे देखने लगती है। उसके बाद वह अपना शर्ट उतार कर साइड में रखता है, फिर अपना बेल्ट उतारने लगता है कि तभी अचानक उसका फोन बजता है और वह अपना फोन हाथ में लेकर रिसीव करता है और उसके ऊपर से उठ जाता है और बालकनी के पास आकर बात करने लगता है और इतने में राधिका खुद को ठीक कर लेती है और उसके बाद वह अच्छे से बिस्तर पर लेट जाती है, पर उससे पहले वह बिस्तर को ठीक कर लेती है और लेट जाने के बाद वह अपने चेहरे तक वह मोटा कंबल ओढ़ लेता है और आंखें बंद कर लेती है ताकि उसे जल्दी से नींद आ जाए और यह सब कुछ न करना पड़े। दूसरी ओर पिछले 1 घंटे से मेघांश किसी से जरूरी बात कर रहा था और उसके बाद वह फोन कट करके कमरे में आ जाता है और देखता है कि वह सो चुकी है और उसे याद आता है कि वह अपना क्वालिटी टाइम छोड़कर फिर से अपने इलीगल काम को लेकर बिजी हो गया था। उसे अपनी बीवी के साथ होना चाहिए था, उसे प्रेग्नेंट करने की तैयारी करना चाहिए था, पर वह बिजी हो गया था अपने एक इलीगल डील को लेकर। अगर यह सब उसके दादाजी को पता चला वह तो प्रॉपर्टी से बेदखली कर देंगे उसे। वह एक गहरी सांस लेता है और बिस्तर पर जाकर उसके बगल में लेट जाता है और उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए कहता है, नंदिस्को, आज आप हमसे बच गए हो, पर नेक्स्ट टाइम आप बच नहीं पाओगे हमसे। हम हमारा हक लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अच्छे से मानो तो ठीक है, वरना हम भी आपको मजबूर कर देंगे।
ये बोलकर वह बिस्तर पर अच्छे से लेट जाता है और खुद के ऊपर कंबल ओढ़ लेता है और उसके कमर को पकड़ के उसे अपने पास खींच लेता है और उसे गले लगाकर आंखें बंद कर लेता है। पर कहाँ उसे नींद आने वाला है। ये रात उसके लिए काफी लंबा होने वाला है क्योंकि उसकी बीवी उसे तन्हा छोड़कर सो गई थी। उसके बदन में आग लगाकर खुद आराम से सो रही थी, पर काफी देर तक ऐसे ही लेटने के बाद आखिरकार उसे भी नींद आ ही जाता है और वह सो जाता है। अगले दिन सुबह का ताज़ा ताज़ा ठंडा हवा राधिका के चेहरे से टकराता है और राधिका आंखें खुल देती है और वह आंखें खोलकर उठ जाती है और उठकर अपने बगल में देखती है तो वह मासूमियत से लेटा हुआ था। कोई कह नहीं सकता है कि यह इंसान इतना ज़्यादा मासूम है। सोते वक्त जो इंसान इतना ज़्यादा खतरनाक लगता है वह सोते हुए शहजादा लगता है। एक पल के लिए उसका मन करता है कि इसके खूबसूरत गुलाबी लबों को अपने लबों से मिला ले, पर अगले पल वह अपने दिमाग से यह सोच झटक देती है और उसके बाद उठने की कोशिश करती है, पर मेघांश उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लेता है अपने पास और उसके कमर को पकड़ के उसके ऊपर अपना पैर रख देता है और दूसरे पैर को नीचे से होते हुए अपने ऊपर वाले पैर के साथ उसकी कमर पर लपेट लेता है और उसे अपने में समाने की कोशिश करता है। और उसे ऐसा करता देखकर राधिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है, पर वह खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहती है, अंडस्को, यह आप हमारे साथ क्या कर रहे हो? हमें जाने दीजिए, हमें नहाना है और राधे कृष्णा को फूल चढ़ाना है और उसके बाद आपके लिए नाश्ता भी बनाना है, फिर कॉलेज भी जाना है। आप ऐसा करेंगे तो हम लेट हो जाएंगे, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। प्लीज आप बात को समझा करो। पर वह कहाँ उसे जाने देने वाला था। वह उसके सीने पर हाथ रखता है और धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है, अंडस्को, हमें भी ऑफिस जाना है और भी बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास, पर हम यहाँ पर आपके साथ हैं क्योंकि अभी हमारे लिए सबसे ज़रूरी काम ये है कि हमें बच्चा चाहिए आपसे। इसके लिए हमें क्या करना है? आप नादान नहीं हो, आपको पता है क्या करने से बच्चा होता है। और हमारे दादाजी ने कहा है कि जब तक हमारा बच्चा नहीं होता है हम उनके पास नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए हमें जल्द से जल्द बच्चा चाहिए। ये सुनकर राधिका अपनी आंसू साफ करके कहती है, अंडस्को, इसका मतलब आप ये सब कुछ अपने दादाजी के लिए कर रहे हो? ये कुछ भी आप अपने मन से नहीं कर रहे हो? ये सुनकर उसके होठों के कोने थोड़े से मुड़ जाते हैं और वह कहता है, अंडस्को, हमने आपसे शादी भी हमारे दादाजी के कहने पर ही किया था और अब हमारे दादाजी को ही अपना पोता चाहिए जो कि आप हमें देंगे, वरना आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप हमारे हाथ को भी पकड़ पाए और अब तो आप हमारे बिस्तर पर भी हो, हमारे बाहों में। ये बोलकर वह उसके होठों को देखने लगता है और राधिका रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि यह आदमी जो भी कर रहा है यह अपने मन से कर रहा है, पर उसके साथ धोखा हुआ है। यह आदमी यह सब कुछ अपने दादाजी के कहने पर कर रहा था। मतलब राधिका को जो प्यार दिख रहा था वह सब झूठ था, उससे तो प्यारी लग रहा था ये सब कुछ। वह भी धीरे धीरे बहकने लगी थी उसके प्यार में, पर अब उसे समझ आया कि इस आदमी का दिल पत्थर है जो कि कभी पिघल नहीं सकता है। ये सोचकर राधिका उसके सीने पर हाथ रखती है और उसे हटाते हुए कहती है, अंडस्को, ठीक है, पर अभी हमें नहाकर राधे कृष्णा को फूल चढ़ाना है और उसके बाद हमें नाश्ता बनाना है। ये सुनकर मेघांश उसके कॉलर बोन को चूमते हुए बिना सर को उठाए कहता है, अंडस्को, आज बहुत तेज बारिश हो रहा है, कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहिए और आपकी तबीयत भी मुझे सही नहीं लग रहा है तो आपके घर रहकर आराम करना चाहिए हमारे साथ बिस्तर पर। हम भी ऑफिस नहीं जाएंगे एंड आई वॉन्ट अ बेबी। ये बोलकर वह एकदम से उसे अपने नीचे कर लेता है और उसके दोनों हाथ को पकड़ के बिस्तर से लगा देता है। फिर वह उसके सीने को चूमने लगता है, पर तभी एक गोली आकर सीधा सामने कांच के आईने पर लगता है और आईना टूट जाता है। इससे मेघांश एकदम सतर्क हो जाता है और उठकर वह राधिका को अपने पीछे कर लेता है और अपने जेब से बंदूक निकालकर एकदम सामने पॉइंट करके चला देता है और अगले ही पल किसी के चिल्लाने की आवाज़ आता है और मेघांश राधिका को देखता है। राधिका को सही सलामत देखकर वह सामने देखने लगती है कहाँ से हमला हुआ था, तो क्या होने वाला है इसके बाद, किसने किया था उन पर हमला, और क्या सच में मेघांश राधिका को प्यार नहीं करता है? क्या सच में मेघांश ये सब कुछ अपने दादाजी के लिए कर रहा था, या कभी मेघांश राधिका से प्यार करेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। गाइस प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को वर के प्यार कीजिए और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स कंटिन्यू। चैट यू आर रियली वेरी हॉट। राधिका का कमरा। राधिका डरते हुए मेघांश की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है और उसके सीने पर अपना सर छुपा लेती है। उसे बहुत डर लग रहा है, जो देखकर मेघांश उसके कमर को धीरे से सहलाता है और अपनी ठंडी आवाज में कहता है, अंडस्को, शांत हो जाए, हमने उसे मार डाला है, वह चला गया दुनिया छोड़कर। हमारे आदमी उसके लाश को भी थोड़ी ही देर में ले जाएंगे, आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं। हमारे होते हुए कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है, और अगर कोई आपका कुछ बिगाड़ने की कोशिश करता है तो वह दिन उसका आखिरी दिन होगा इस दुनिया में।
एक पल के लिए राधिका बहुत ज्यादा डर जाती है उसकी बातें सुनकर और उसके सीने से अपना चेहरा उठाकर उसकी ठंडी आंखों को देखती है। कितनी ज्यादा गहरी आंखें हैं, ये समुद्र से भी ज्यादा गहरा, इनमें डूब जाने का मन करेगा किसी को भी, पर इन आंखों में एक अलग ही रहस्य छिपा हुआ है जिसके बारे में किसी को पता नहीं। ये सोचते हुए वह जल्दी से उसे धक्का देकर वॉशरूम चली जाती है, जो देखकर मेघांश कुछ नहीं कहता, वह उसे जाने देता है। और कुछ देर बाद वह दोनों तैयार होकर नीचे आता है। नीचे आकर राधिका देखती है कि बेला तैयार हो गई थी स्कूल जाने के लिए, उसका भी एग्जाम चल रहा है और नेक्स्ट ईयर से उसका कॉलेज है और आज वह कुछ ज्यादा ही बिखरी हुई हालत में, जिसे देखकर राधिका उससे पूछती है, अंडस्को तुमने पढ़ाई किया या बस पूरी रात गेम खेलते हुए गुजर दिया, और यह क्या हालत बनाकर रखा है अपना, स्कूल जा रहे हो या सोने जा रहे हो, बाल बिखरे हुए, यूनिफॉर्म भी तुमने सही से नहीं पहना। ये सुनकर वह अपनी नींद भरी हुई आंखों से राधिका को देखती है और कहती है, अंडस्को नहीं, मैं पूरी रात नहीं सोई, मैं पढ़ती रही क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पर फर्स्ट आना है और मैं फर्स्ट आकर ही रहूंगी। यह जगह मेरा है और मैं किसी को अपनी जगह छीनने नहीं दूंगी, और यह सजने धजने का कोई फायदा नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं है इन फालतू काम के लिए, जैसी हो ठीक हूँ, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। ये सुनकर राधिका कहती है, अंडस्को रुको, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ, ऐसे जोकर बनकर कोई स्कूल जाता है, थोड़ा सा अपने होलिया को सुधार लो, वैसे भी और कुछ ही दिन है स्कूल में तुम्हारा। ये सुनकर राधिका की मम्मी कहती है, अंडस्को कोई बात नहीं, उसे ऐसे ही जाने दे, रहने देना क्या जाता है, पढ़ाई तो करने जाना है उसे, और यह क्या ही करेगी, सज धज के रहना तो इसे जोकर ही है। ये बात बेला की ईगो पर लग जाता है और बेला गुस्से से कहती है, अंडस्को दीदी मुझे अच्छे से तैयार कर देना, ऐसा तैयार करना, मैं स्कूल नहीं, मैं शादी पर जा रही हूँ किसी की, तब देखती हूँ कौन लगता है जोकर। बेला की बात सुनकर राधिका को हंसी आ जाता है और वह अपनी मीठी सी आवाज में हंसने लगती है, और उसकी हंसी किसी के कान में मिश्री की तरह घुल रहे थे और मेघांश उसे बस एक तक देखे जा रहा है। उसकी हंसी कितनी खूबसूरत है, कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है इस हंसी से, पर अगले ही पल वह खुद पर काबू कर लेता है और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगता है। और नाश्ता करने के बाद वह किसी से कुछ न कहकर सीधा निकल जाता है वहां से, जो देखकर राधिका उसके पीछे पीछे जाने लगती है तो उसकी मम्मी रोक लेती है और कहती है, अंडस्को तुझे कॉलेज भी तो जाना है, चल तैयार होने, और तेरी तबीयत ठीक है ना, बीमार तो नहीं पड़ी। ये सुनकर वह ना में सर हिलाती है और कहती है, अंडस्को हम ठीक हैं, आप ज्यादा फिक्र मत करिए, अभी हम कॉलेज के लिए निकलने ही वाले थे और वह बिना कुछ कहे चले गए, इसलिए हम पूछने जा रहे थे। ये सुनकर उसकी माँ कुछ नहीं कहती, वह बस एक गहरी सांस लेती है और कहती है, अंडस्को बेटा हमें माफ कर दे, हमने तेरे साथ इतना गलत किया तेरे बचपन में, जिसका फल तुझे अब भुगतना पड़ रहा है, हमारी वजह से तेरा ऐसा हाल हुआ है, अगर तू चाहे तो हम कुछ भी करके उसे तेरी शादी तुड़वा देंगे। माँ की यह बात सुनकर वह घबरा जाती है और उसे याद आता है कल कैसे बारिश में भीगते हुए उसने बेदर्दी से उन्हें मार डाला था। ये सोच के ही वह डर से कांप जाती है और कहती है, अंडस्को नहीं माँ, हमने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस शादी से, अगर वह हमें हमारा हक देना चाहते हैं और खुद का हक लेना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है, आप परेशान मत हो, उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया, ठीक है बाद में बात करेंगे, हम लेट हो रहे हैं कॉलेज के लिए, अभी हम कॉलेज चलते हैं। अंडस्को दूसरी ओर मेघांश अपने घर में बैठा था, तभी उसका फोन बजता है और वह फोन उठाता है और कान के पास लगता है और उसे पल कोई कहता है, अंडस्को सर उन्होंने फिर से अपने स्कूल के एक लड़के को मार डाला, हम उसकी लाश को ठिकाने लगा रहे हैं, पर प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया है और कोई भी स्कूल उन्हें एडमिशन नहीं देना चाहता है, पर एक गवर्नमेंट स्कूल है जहां पर हम उन्हें एडमिशन दिलवा सकते हैं और यह एग्जाम बहुत ज़्यादा जरूरी है उनके लिए, तभी उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। ये सुनकर मेघांश अपनी ठंडी आवाज में कहता है, अंडस्को ठीक है, और कॉल काट देता है और किसी को कॉल लगाता है और काफी बार कॉल लगाने के बाद उस पास से फोन रिसीव होता है और कोई गुस्से से कहता है, अंडस्को हमने मना किया था जब हम कुछ जरूरी काम कर रहे हैं हमें कॉल मत करना, और आपने हमें कॉल किया, अभी हम बहुत ही जरूरी काम कर रहे हैं तो आपको ऐसे हमें परेशान नहीं करना चाहिए, आप बड़े भाई हो, बड़े भाई की तरह रहो, ज्यादा बाप बनने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मेघांश एक नज़र फोन को देखता है और अपनी ठंडी आवाज में बहुत ही डरावनी तरीके से कहता है, अंडस्को शायद आपको याद नहीं है पिछली बार हमने आपके साथ क्या किया था, और हमने आपको मना किया था कि आप ऐसे ही किसी को नहीं मार सकते हो, पर आपने फिर भी हमारी बात नहीं सुनी और स्कूल के किसी लड़के को मार दिया। और आप क्या चाहते हो, हम आपको फिर से पनिशमेंट दे, क्या आप भूल गए पिछली बार का पनिशमेंट। ये सुनकर उस पास से वह लड़का गहरी सोच में डूब जाता है कि पिछली बार उसके साथ क्या हुआ था। एक कांच का बक्सा जिसमें दुनिया भर के कीड़े मकोड़े थे, उसमें वह कैद था और उसके पूरे बदन पर वह कीड़े रेंग रहे थे, उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और वह कीड़े उसके बदन के हर एक जगह पर घूम रहे थे।
ये सोचने की साथ ही साथ वह गुस्से से दांत पीस कर कहता है अंडस्को, हाँ हम समझ गए, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे, पर अगर कोई हमारे साथ पंगा लेता है तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। ये सुनकर मेघांश कहता है अंडस्को, वेरी गुड, बट हमने आपका एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में किया है, आपके एग्जाम के लिए आपका यह एग्जाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको एग्जाम देने जाना ही है। हम आपकी और कोई बात नहीं सुनेंगे, हमने आपको लोकेशन भेज दिया है, आप चले जाए स्कूल में, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद आप अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ये सुनकर उस पास से वह लड़का बस इतना कहता है अंडस्को, हम आई अंडरस्टूड। ये बोलकर वह फोन काट देता है और गुस्से से फोन को सामने फेंक देता है और कहता है अंडस्को, हम यानी कि आक्रोश राठौर उस गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, नो वे आई वुड एवर लेट हर गो टू गवर्नमेंट स्कूल। हमें तो सोचकर ही उल्टी जैसा फील हो रहा है कि हम उन गंदे बच्चों के साथ रहेंगे, उनकी क्या औकात है हमारे सामने, शायद भाई चाहते हैं कि वह लोग मेरे हाथों से मार खाए। वह कितने ज़्यादा गरीब और मिडिल क्लास है और हमें उनके साथ पढ़ाई करना है। ये बोलकर वह गुस्से के साथ सब कुछ तोड़ने लगता है, पर अब उसके पास इसके सिवाय कोई उपाय नहीं था, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था, जिस भी स्कूल में उसे भर्ती किया गया था उसने उसे स्कूल के किसी न किसी लड़के को बेदर्दी से मार दिया था। इस वजह से उसे अब कोई भी अच्छा स्कूल एडमिशन देना नहीं चाहता है, तो मजबूरी में उसे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना ही पड़ा। अंडस्को दूसरी ओर बेला गुनगुनाते हुए स्कूल में इंटर करती है। आज उसने 2 चोटी बांधी थी और उसके लंबे घने चोटियां लहरा रहे हैं, और उसने एक काली बिंदी लगाई है माथे पर, जिससे वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, और हल्की काली काजल उसके आंखों को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा है। उसके हाथों में उसने किताब पकड़ के रखे थे। उसका कोई दोस्त नहीं है स्कूल में, क्योंकि किसी न किसी से उसका झगड़ा होता ही रहता है। उसके कुछ दोस्त थे, पर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसका दोस्त किसी और से बात करे, इसलिए झगड़ा होता है और उन्होंने दोस्ती तोड़ दिया है बेला से। बेला इसलिए अकेले ही रहती है। अभी एग्जाम स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम था, तो वह एक पेड़ के पास बैठ जाती है। दूसरी ओर 4 बाइक आकर रुकता है स्कूल के गेट के सामने, और सारी लड़कियां वहां पर इकट्ठा होने लगती हैं, लड़के भी देखने लगते हैं। उस 4 बाइक में 4 लड़के थे, जो चारों एक साथ अपना हेलमेट उतरते हैं। वह चारों ही काफी हैंडसम थे, पर उनमें से बीच वाला लड़का जो सबसे ज्यादा हैंडसम था, उसने यूनिफॉर्म के ऊपर ब्लैक कोट पहना हुआ था, जिससे वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। और उसके बाल पसीने से भीग चुके थे और उसके होंठ भी बिल्कुल गुलाबी पड़ चुके हैं, उसके हाथ भी, और उसके आंखें बिल्कुल लाल और सर्द है। वह अपने बाइक का चाबी घुमाते हुए सामने देखता है, और बाकी 3 लड़के सारे स्टूडेंट को हटाते हुए उसके लिए रास्ता बनाते हैं, और सारी लड़कियां तो अपने दिल पर हाथ रखकर उसे ही देख रहे हैं, जिससे उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाता है। पर बेला इस सब से दूर एक पेड़ के पास बैठी हुई थी, और उसके बाद वह अपने घड़ी में देखती है कि टाइम होने वाला है, तो वह उठकर इस साइड से जाने लगती है, पर जाते हुए वह गलती से अपना पेन गिरा देती है और धीरे से उसे उठा लेती है, और उठाकर उसे पेन को गौर से देखती है। ये थोड़ा गंदा हो चुका था, तो वह उसे झाड़ लेती है। दूसरी ओर एक लड़की, जो कि स्कूल की सबसे ज्यादा फेमस लड़की थी, वह भागते हुए वहां पर आती है और उसे हैंडसम से लड़के के सामने खड़ी हो जाती है, और वह लड़का गौर से उस देखती है, और वह लड़की कुछ कहने वाली थी कि वह लड़का एक झटके में उसे धक्का देता है, और वह लड़की जाकर सीधा बेला से टकरा जाती है। और बेला गुस्से के साथ उस लड़की के चेहरे पर एक मुक्का मारती है और चिल्लाकर कहती है, अंडस्को पागल हो गई है, दिखता नहीं मैं हूँ यहाँ पर, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आ गई मुझे डिस्टर्ब करने, चुड़ैल कहीं की, न जाने किसने से हमारे स्कूल में एडमिशन दे दिया। इधर वह लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, पर उसे हैंडसम लड़के को देखकर वह चुप हो जाती है और रोने लगती है, और रोते हुए वह चिल्लाकर कहती है, अंडस्को इसने मुझे मारा, प्लीज कोई मेरी मदद करो, इसने मुझे मारा, ये कितनी गंदी लड़की है, मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, पर इसने मुझे जानबूझकर मारा। इधर वह लड़का गौर से उन दोनों को देख रहा था, और अगले ही पल वह लड़का उस लड़की को धक्का दे देता है और एकदम बेला के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर बेला उसे इग्नोर कर देती है और जाने लगती है, पर वह लड़का उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लेता है अपने पास, और अचानक ऐसा होने से बेला संभाल नहीं पाती खुद को, और वह जाकर सीधा उसके सीने से टकराती है। वह काफी ज्यादा लंबा था, बेला मुश्किल से उसके सीने तक भी नहीं पहुंचती थी, पर उसके ऐसा करने से बेला को इतना गुस्सा आता है कि वह उसे धक्का देने की कोशिश करती है, पर वह उसे हिला तक नहीं पाती, जो महसूस करके वह लड़का तिरछा मुस्कुराता है और कहता है, अंडस्को तुमने कुछ है इसलिए तुम आक्रोश राठौर के दिल को भा गई हो, अब से तुम मेरी हो, एंड यू आर रियली वेरी हॉट। ये बोलकर आक्रोश उसके गुलाबी होठों पर अपना उंगली रखकर रगड़ने लगता है, और न जाने क्या था उसकी आंखों में, जिससे बेला को बहुत डर लग रहा था, पर वह अपने डर पर काबू पाकर उसे धक्का मारकर उसके गाल पर एक थप्पड़ मारती है और गुस्से से चिल्लाकर कहती है, अंडस्को तुम्हें शर्म नहीं आता, सबके सामने किसी लड़की के साथ ऐसी बात कर रहे हो, मैं क्या तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जो तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो, और बाहर में जाओ, तुम बड़े आए मुझे परेशान करने वाले।
तुम्हारे जैसे लाखों लड़के गए लाखों लड़के आए, तुम सारे के सारे एक जैसे हो घटिया। आक्रोश के चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कान है। वह अपने थप्पड़ लगे गाल पर हाथ रखता है और धीरे से उसे हाथ को अपने होठों के पास लाकर चूमता है और अगले ही पल आक्रोश उसे अपने पास खींच लेता है और उसे पकड़ के उसके बालों को पकड़ लेता है और उसके होठों पर अपना होठ रखकर उसे चूमने लगता है। और यह महसूस करके बेला पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और हैरानी से आक्रोश को देखने लगती है। और आक्रोश काफी देर तक उसे ऐसे ही किस करने के बाद उसके होठों से अलग होता है और फिर अपनी जेब से टिश्यू पेपर निकाल कर अपने होठों को साफ करके नीचे फेंक देता है और अपना हाथ बढ़ाता है तो उसके पास में खड़ा लड़का उसे एक वाटर बॉटल देता है और आक्रोश उसमें से सारा पानी बेला के सर पर गिरा देता है और बहुत ही घिनौनी तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, अंडस्को, ये तुम्हारी औकात है और हो सके तुम मुझसे थोड़ा दूर ही रहो, क्योंकि आक्रोश राठौर से कोई भी बच नहीं पाया। अगर कोई आक्रोश राठौर के साथ पंगा लेता है वह मिट्टी में मिल जाता है, मतलब कि वह मर जाता है, पर फिर भी मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। ये बोलकर वह उसके कान के पास अपना होठ लाकर बहुत ही धीरे से सरगोशी करते हुए कहता है, अंडस्को, इन होठों पर हमारा हक है, बिकॉज आई टच दीज लिप्स। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्या करेगी बेला आक्रोश के साथ? क्या बेला बदला ले पाएगी आक्रोश से? और क्या सच में आक्रोश मेघांश का भाई है? और क्या होगा जब राधिका को पता चलेगा उसकी बहन के साथ इतना गलत हुआ है? और क्या बेला राधिका को ये सब बताएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए यार। आप सब स्टोरी 2 सुनते हो मेगा सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चेन्नई, बेबी आई डोंट बिलीव यू। मथुरा गवर्नमेंट स्कूल। बेला अपनी नम आंखों से आक्रोश को देखते हैं और अपने होठों को छूती है और अपने बालों को, और वह कुछ खाने हैं कहने ही वाली थी कि आक्रोश एक झटके में उसके चोटी को पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए उसके बालों को खोल देता है और उसके लंबे घने काले घुंघराले बाल लहरा जाते हैं हवा में, क्योंकि पूरी तरीके से उसने उसके बालों को खोल दिया था। बेला के बाल भी राधिका के बाल जैसे ही थे, काले लंबे और घुंघराले, और वह भी बिल्कुल राधिका जैसी ही खूबसूरत है। और आक्रोश उसकी खूबसूरती को देखते हुए फिर से उसे खींच लेता है अपने पास और उसके गाल पकड़ के उसे धमकी देते हुए कहता है, अंडस्को, तुम टॉपर हो ना स्कूल के, एक बात कान खोल कर सुन लो, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं बनूंगा टॉपर। और अब से तुम्हें अपनी यह गंदी शक्ल मुझसे दूर रखना है, मेरे सामने भी मत आना, और जिस पल तुम मेरे सामने आए ये जो तुम्हारी खूबसूरत बाल है ना, इन्हें उखाड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा मैं, एंड आई डोंट थ्रेटन, आई शो इट बाय डूइंग। अगले ही पल बेला रोते हुए उसे धक्का देती है और वहां से भाग जाती है और उसका दुपट्टा लहराते हुए आक्रोश के हाथ में आकर गिरता है और आक्रोश वर्ष उसे देखता ही रहता है। और वह एक ऑटो पकड़ती है और वहां से चली जाती है रोते हुए, जो देखकर आक्रोश उस दुपट्टे को अपने हाथ से बांधते हुए कहता है, अंडस्को, ये लड़कियां कितनी ज्यादा बेवकूफ और रोतरू होती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसी लड़कियां जो बात बात पर रोने लगते हैं, बेवकूफ लड़की। तभी वहां पर कोई आता है, पर आक्रोश को ये पता नहीं चलता, पर उसके सामने खड़े उसके दोनों दोस्त को पता चल चुका था और उसका एक दोस्त उसे बताने ही वाला था कि आक्रोश अपने कान में दर्द महसूस करता है और पीछे मुड़कर देखता है तो यह मेघांश है। मेघांश को देखकर वह गुस्से से कहता है, अंडस्को, आप हमें परेशान करने आ गए हो फिर से, यह आप क्या कर रहे हो हमारे साथ? ये सुनकर मेघांश गुस्से से दांत पीस कर कहता है, अंडस्को, आपने अभी जो किया हमने वह देखा, अब अपने लड़कियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया है, कितनी बार मैं आपको समझाऊं, लड़कियां कमजोर होती है, उन्हें इतना परेशान नहीं करना चाहिए। ये सुनकर आक्रोश उसका हाथ अपने कान से छुड़वाता है और कहता है, अंडस्को, हाँ तो यह उनकी गलती है, हमारी नहीं, हम क्यों उनकी गलती का सजा भुगते, हमने जो किया सही किया, ये डिजर्व करते हैं वह। और मुझे वह लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि सारी लड़की मुझे देखकर पागल हो रहे थे और वह कैसे एटीट्यूड के साथ खड़ी थी, मैंने उसके घमंड को ही कुचला है। ये सुनकर मेघांश कुछ नहीं कहता और कुछ ना कहते हुए वहां से चला जाता है, जो देखकर आक्रोश मुस्कुराता है क्योंकि उसे यह अपना जीत लगता है और मुस्कुराते हुए वह अपने क्लास में चला जाता है। अंडस्को। दूसरी ओर राधिका का घर। बेला भागते हुए दरवाजा खोलकर घर में घुसती है और घर में घुसने के साथ ही साथ वह फ्लोर पर बैठकर रोने लगती है बहुत ही बुरी तरीके से। और उसकी मम्मी ही सिर्फ घर में थी और उसकी मम्मी उसका ये हालत देखकर बहुत डर जाती है और नीचे बैठकर उसे गले से लगा लेती है और कहती है, अंडस्को, बेला क्या हुआ, तुझे रो क्यों रही है और तेरी ऐसी हालत किसने किया है, क्या तेरे साथ किसी ने गलत किया है, तू बता मुझे, हम अभी पुलिस के पास जाएंगे, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। बेला कुछ नहीं कहती, वह बस रो रही थी। काफी देर तक ऐसे रोने के बाद बेला खुद ही शांत हो जाती है और शांत होकर वह गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है, अंडस्को, मम्मी पानी दो, मुझे प्यास लगा है।
ये सुनकर उसकी मम्मी उठकर उसके लिए पानी का गिलास लाती है और वह जल्दी से पानी पी लेती है और अपने बालों को जोड़े में बांध लेती है और कहती है अंडस को कुछ नहीं हुआ है, मेरा पहला पेपर छूट गया है, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ और दूसरा पेपर बाकी है, उसे देने जाना है। ये बोलकर वह सीधा अपने कमरे में चली जाती है और उसकी मम्मी हैरान हो जाती है क्योंकि उन्होंने पहली बार बेला को ऐसे रोते देखा था, वरना बेला दूसरों को रुलाती थी और आज वह लड़की खुद रोते हुए घर आई थी, इतनी बुरी तरीके से रो रही थी और उसके बालों का हालत इतना ज़्यादा बुरा था, वह गीली हो चुकी थी। और ये सोचने की बात है पर वह अभी कुछ नहीं पूछते बेला से, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था रात को जब बेला के पापा घर आएंगे तब वह बेला के पापा के सामने बेला से यह सवाल पूछेगी। और यह सोचकर वह इस बात को इग्नोर कर देती है और इस बात को इग्नोर करने के पीछे एक और बात था जो कि था शायद इसने किसी लड़की को बुरी तरीके से पीटा होगा और उस लड़की ने भी इसके बाल पकड़ के खोल दिए थे और पानी गिरा दिया था। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा पहले भी हुआ है कई बार, पर बेला रोती नहीं थी। शायद इस बार बात उसकी ईगो पर लग गया तो वह रो रही है, क्योंकि बेला बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक लड़की है, कुछ भी बात उसकी ईगो पर लग जाता है। अंडस्को गवर्नमेंट स्कूल। बेला फिर से स्कूल आ गई थी, वह स्कूल पहुंचकर दूसरे क्लास में चली जाती है और अच्छे से अपना पेपर देकर बाहर आती है। बाहर आकर वह आसपास दिखती है तो वह बाइक खड़े नहीं थे, शायद वह पहले ही चले गए हैं। ये सोचकर वह एक चैन की सांस लेती है और स्कूल से बाहर निकलती है। बाहर निकलकर वह आसपास देखती है, सभी स्टूडेंट जा चुके थे, उसे एक साथ 2 पेपर देना पड़ा, इसलिए वह काफ़ी लेट हो चुकी है। उसे लगा था कि वह पहला पेपर नहीं दे पाएगी, पर किसी ने कहा था कि वह 2 पेपर दे सकती है, इसलिए प्रिंसिपल ने उसे देने दिया था 2 पेपर, इसलिए वह काफ़ी खुश भी है। पर उसकी यह खुशी कब तक रहने वाली था ये बात तो उसे भी पता नहीं है। वह आसपास देखती है पर आसपास एक भी ऑटो नहीं है। वह थोड़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कुछ देर पैदल ही चलकर देखा जाए, तो वह पैदल चलते हुए काफ़ी दूर आ जाती है, पर आज रास्ते में एक भी लोग नहीं थे और एक भी गाड़ियाँ नहीं थी। वह हैरान थी इससे और उसे अजीब सा डर भी लग रहा है, जैसे कि कुछ अनहोनी होने वाला है। और तभी अचानक बिजली चमकता है दूर से और उसे 4 बाइक आता दिखता है। वह बहुत घबरा जाती है और घबरा कर पीछे मुड़ती है और मन में कहती है अंडस को थोड़ी दूर पर सीमा चाची का घर है, जब तक ये लोग यहाँ से नहीं जाते मैं उनके पास चली जाती हूँ, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, वरना अगर फिर से मेरे को किस कर लिया तो बाकी सब कुछ ठीक है, पर मुझे ये बर्दाश्त नहीं है, मेरी फर्स्ट किस चुरा ली कुत्ते ने। ये बोलकर वह गुस्से के साथ जाने लगती है कि अचानक एक बाइक उसे ओवरटेक कर लेता है और उसके सामने आकर रुक जाता है और चारों बाइक उसे 4-5 से घेर लेता है। वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपने हाथों को मलने लगती है और तभी अपने बाइक को पार्क करके वह धीरे से बाइक से उतरता है और उसके पास आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसने हाफ स्लीव ब्लैक टी शर्ट पहना था और ब्लैक पेंट और ब्लैक टी शर्ट से उसका मस्कुलर बॉडी अच्छे से दिख रहा है, इसका ब्रेड चेस्ट बाइसेप ट्राइसेप भी अच्छे से रिवील हो रहा है। और वह अपना हेलमेट उतरता है और पीछे वाले लड़के को पकड़ा देता है और खुद उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसका एक हाथ पकड़ के उसके हाथ को चूमता है और कहता है अंडस को 2 घंटे तक मैं तुम्हारे बारे में सोचा, सच में तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और शायद मुझे तुम्हें इंटरेस्ट आ चुका है और मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ, और अगर तुम मेरे साथ डेट पर जाना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें उठा लूँगा, और अगर चाहती हो तो अच्छी बात है। ये सुनकर बेला गुस्से के साथ उसके सीने को धक्का देती है और मुंह फेर लेती है और कहती है अंडस को मैं तुम जैसे पागलों के साथ डेट पर नहीं जाना चाहती हूँ, तुम सब निकलो यहाँ से, तुमने काफ़ी परेशान किया है मुझे, और अगर तुमने फिर से मुझे परेशान किया ना, कसम से मैं पुलिस के पास जाऊंगी और 2-4 डंडे पड़ेंगे तो अकल आ जाएगी तुमने। ये सुनकर वह लड़का यानी कि आक्रोश एक झटके में उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और कहता है अंडस को तुम्हें सिर्फ मेरे साथ डेट पर जाना है, इन सब के साथ नहीं, और तुम सब घर जाओ, बाकी काम मैं अकेले संभाल लूँगा। ये बोलकर वह उसे बाइक पर बिठा देता है और खुद भी उसे पकड़कर बैठ जाता है। उसने जानबूझकर बेला को सामने बिठाया था और बेला गुस्से से चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है अंडस को छोड़ो, यह क्या कर रहे हो तुम एक नंबर के शैतान हो, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हो, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं उसी टाइप की लड़की नहीं हूँ और मुझे घर जाकर पढ़ने बैठना है, छोड़ो मुझे। पर वह कहाँ सुनने वाला था, वह एक हाथ से बाइक का हैंडल पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसके पेट को और हाई स्पीड में बाइक चलाने लगता है। तो वह डर से चिल्लाती है और कहती है अंडस को अरे अरे रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो पहले, उसके बाद कुछ करना, जहाँ तक तुम्हें डेट पर जाना है मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ, पहले मुझे तो मौका दो, कुछ कहना है। ये सुनकर वह बाइक रोक देता है पर एकदम जंगली इलाके पर जहाँ पर कोई नहीं था, यहाँ तक कि यहाँ पर रोशनी भी ज़्यादा नहीं है। इससे बेला बहुत ज़्यादा डर जाती है, किसी भी लड़की को डर लग जाएगा ऐसी जगह पर, एक लड़के के साथ उसके साथ कुछ भी हो सकता है। और बेला समझ रही थी, उसे अच्छे से पता है ये चाहता तो क्या कर सकता है, उसके साथ फुल मौका है इसके पास।
यह महसूस करके वह डरते हुए आक्रोश को देखती है और आक्रोश उसके चिन्ह को पकड़ के उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लाकर कहता है, अंडस्को, क्या हुआ, क्या कहना है तुम्हें? ये सुनकर वह डरते हुए कहती है, अंडस्को, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं अभी स्कूल यूनिफॉर्म में हूँ और सब क्या सोचेंगे कि स्कूल की लड़की कहाँ जा रही है, तो मुझे घर जाना है और मैं तैयार होकर आऊँगी, उसके बाद तुम मुझे डेट पर लेकर जा सकते हो। ये सुनकर वह एकदम से उसके गाल को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, अंडस्को, बेबी आई डोंट बिलीव यू, ऐसा भी हो सकता है तुम हमसे झूठ बोलकर जाओ और फिर वापस ही ना आओ, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, मुझे तुम चाहिए, आज मैं तुम्हारे साथ ही डेट पर जाऊंगा। ये सुनकर वह मन में सोचती है, अंडस्को, अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत ही चालाकी से काम लेना पड़ेगी वरना यह मेरे साथ कुछ भी कर सकता है और इसके इरादे मुझे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहा है, और मैं तो नाबालिग हूं, अभी भी मैं सिर्फ 17 साल की हूं, 18 साल के होने में अभी भी 1 साल बाकी है और ये तो शायद 21 का होगा। वह ये सब सोच रही थी कि अचानक उसके कान के पास गर्म सांस महसूस करती है वह और किसी की सरगोशी, अंडस्को, नो बेबी आई एम ओनली 20। ये सुनकर वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है और शर्मा जाती है और धीरे से आक्रोश को धक्का देकर कहती है, अंडस्को, हाँ तो 1 साल ही, 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता मेरी मन की बात, क्या तुम मन की बात समझ सकते हो? ये सुनकर वह मुस्कुराता है और कहता है, अंडस्को, यस बेबी आई कैन हियर इट। ये सुनकर अब वह गुस्से से कहती है, अंडस्को, तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो यहाँ पर, तो मुझे जाने क्यों नहीं देते, तब कितना ज़्यादा परेशान किया था, और ये तुम्हारी औकात है और मेरी औकात तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों डेट पर लेकर जाना चाहते हो? ये सुनकर वह धीरे से उसके गर्दन के पास अपना गर्म सांस छोड़कर बस उसके कान की बाली को देखता रहता है और उसे चुप देखकर बेला को परेशानी हो रहा है। अंडस्को, दूसरी ओर राधिका परेशान घर पर बैठी थी और धीरे धीरे बारिश शुरू हो रहा था और उसे डर भी लग रहा है कि उसकी बहन अभी तक घर नहीं लौटी है और मेघांश भी घर नहीं लौटा है, तो वह परेशान होकर मम्मी के पास जाती है और कहती है, अंडस्को, मम्मी मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ, वह अभी तक घर नहीं लौटी है और बारिश भी जोर से आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर वह आते हैं तो उनसे कह देना कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ये सुनकर उसकी मम्मी हाँ कहती है और वह अम्ब्रेला लेकर निकल जाती है बाहर। इधर धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश भी हो रहा है और वह पैदल ही निकल पड़ती है। अंडस्को, दूसरी ओर बेला उसे धक्का देकर बाइक से उतर जाती और भागने लगती है, जो देखकर वह भी बाइक से उतरकर उसके पीछे भागते हुए उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसके कमर को पकड़ के उसे अपने पास खींच लेता है और उसके होठों को चूमने लगता है। और तभी अचानक उन दोनों के कान में किसी की आवाज आता है, अंडस्को, बेला, यह क्या कर रहे हो तुम? बेला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह एक झटके में आक्रोश को खुद से दूर हटा देती है और सामने देखती है, सामने राधिका छाता लेकर खड़ी थी, जो देखकर बेला के आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था अब राधिका उसे गलत समझने वाली है। हालांकि उसकी कोई गलती नहीं है, वह तो मुसीबत में फंसी हुई है, वह कब से मुसीबत से निकलने की कोशिश कर रही है पर निकल ही नहीं पा रही है, और अब तो वह और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ चुकी है। अब बेला कुछ कहने ही वाली थी कि राधिका अचानक उसके करीब आकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, पर आक्रोश कुछ नहीं कहता, वह बस चुपचाप ये देख रहा है। और अपनी दीदी के हाथ से पहली बार थप्पड़ खाकर बेला का जैसे दिल फटने लगता है। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्यों आक्रोश बेला के साथ ऐसा कर रहा है? और क्या बेला खुद को इनोसेंट प्रूव कर पाएगी? और राधिका क्या करेगा बेला के साथ? और क्या आक्रोश अब बेला का पीछा छोड़ देगा? और क्या होगा जब मेघांश को इन सब के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए चटेन। यू हैव नो आइडिया हाउ टॉक्सिक आई एम। शाम का वक्त, जंगल, हाईवे। राधिका गुस्से के साथ बेला को देखती है और गुस्से से कहती है, अंडस्को, ये कौन है और तुम इसके साथ क्या कर रहे थे? क्या इसलिए हम तुम्हें स्कूल भेजते हैं? उम्र देखो अपनी, और यह क्या कर रहे हो तुम? बहुत ज्यादा छूट दे दिया है तुम्हें, इसलिए तुम ऐसा करने लगी हो ना? ये सुनकर वह राधिका को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, अंडस्को, दीदी आप समझ नहीं रहे हो, मैं खुद मुसीबत में फंसी हुई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आप देख रहे हो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, इसलिए जबरदस्ती मुझे बाइक में उठा लिया और यहाँ तक ले आया और जबरदस्ती मुझे चूमने लगा, इसमें मेरी कोई भी मर्जी नहीं है और मुझे पता नहीं ये कौन है, आज ही आया है स्कूल में। ये बोलकर वह रोने लगती है और राधिका को सब समझ आ जाता है, क्योंकि उसे पता है उसकी बहन कभी झूठ नहीं बोल सकती है, उसकी बहन झूठ से सख्त नफरत करती है। तो अब राधिका का शक जाता है उसे लड़के के ऊपर और वह गुस्से के साथ उसे लड़के के पास जाती है और उसे उंगली दिखा करके कहती है, अंडस्को, कौन हो तुम और मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बहुत देखा है तुम जैसे घटिया लड़कों को जो लड़कियों के साथ बदतमीजी करते फिरते हो। अंडस्को,
ये बोलकर राधिका गुस्से के साथ उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती ही है कि अगले ही पल कोई मजबूती से राधिका का हाथ पकड़ लेता है और राधिका सामने देखती है, सामने मेघांश खड़ा है। और अगले ही पल बहुत जोरों से बिजली चमकता है और बहुत जोरों से बारिश शुरू होता है और राधिका का छाता हाथ से फिसल जाता है और वह बारिश में भीगने लगती है। पर मेघांश और वह लड़का बारिश में नहीं भीग रहा था, क्योंकि दो बॉडीगार्ड्स उन दोनों के ऊपर छाता पकड़ के खड़े थे। और राधिका कुछ देर तक मेघांश को ऐसे ही देखती रहती है और अगले पर वह गुस्से से मेघांश के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, अंडस्को छोड़िए हमें, यह आप क्या कर रहे हो हमारे साथ? इन्होंने हमारी बहन के साथ गलत किया है और हमें पता है हमारी बहन कैसी है। हमारी बहन लड़कों से सख्त नफरत करती है, उसे लड़के क्या लड़कियां भी पसंद नहीं है। वह हमेशा अकेली रहती है, किसी से बात नहीं करती है और आज अचानक किसी लड़के के साथ, वह इस लड़के ने ही कुछ किया होगा हमारी बहन के साथ, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर मेघांश अपनी लाल और ठंडी आंखों से उसे देखता है और अपनी गहरी आवाज में कहता है, अंडस्को भाई है मेरा वह और उस पर हाथ उठाने का हक मैंने आपको नहीं दिया है। ये बोलकर वह पीछे मुड़कर आक्रोश को देखता है और कहता है, अंडस्को आप घर जाए, हमने आपको यहाँ पर आने के लिए मना किया था। अंडस्को ये सुनकर आक्रोश गुस्से से कहता है, अंडस्को पर हमें उसके साथ डेट पर जाना है, आप हमारी डेट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। मैंने सब कुछ अरेंजमेंट पहले से ही कर लिया है और हमें किसी भी कीमत पर उसके साथ डेट पर अभी जाना है और हम जाकर ही रहेंगे। इधर राधिका यहाँ पर थी, इसलिए बेला को काफी हिम्मत मिल जाता है और वह गुस्से से उसे देखते हैं और राधिका के पीछे छिपते हुए कहती है, अंडस्को घंटा बेच जो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली हूँ। बड़े आए घंटा बेचने वाला, निकलो यहाँ से। मैं क्या, मेरी जूती भी ना तुम्हारे साथ डेट पर जाए। घंटे को लेकर जाओ, डेट पर बजाओ और डेट एंजॉय करो। बड़े आए मेरे को डेट पर ले जाने वाला। उसकी ऐसी बात सुनकर आक्रोश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से से दांत पीस कर कहता है, अंडस्को तुम बहुत ज्यादा उछल रही हो ना, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दीदी और मेरा भाई तुम्हें बचा लेगा? यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल मैं हूँ, कोई नहीं बचा सकता है तुम्हें मुझसे। मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ पर जमीन में गाड़ सकता हूँ, चुपचाप मेरे पास आ जाओ। अगले ही पल मेघांश अपनी ठंडी आंखों से आक्रोश को देखता है और कहता है, अंडस्को शायद आप भूल रहे हो हमने आपको क्या कहा था, आपका पनिशमेंट आपको याद है ना? या हम फिर से आपको आपका पनिशमेंट याद दिलाए? हमें लगता है काफी दिनों से आपको पनिशमेंट नहीं मिला है ना, इसलिए आप काफी ज्यादा उड़ने लगे हो, पर आपके पर काटना भी हमें अच्छे से आता है। ये सुनकर वह गुस्से से अपनी हाथों की मुठिया बना लेता है और बाइक लेकर वहां से चला जाता है गुस्से से, और जाते हुए वह मुड़कर एक नज़र बेला को देखता है। इससे बेला एक पल के लिए काफी ज्यादा डर जाती है, पर वह अगले ही पल तिरछा मुस्कुराकर उसे देखती है और मुंह फेर लेती है। इससे आक्रोश और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वह कुछ नहीं कर सकता है। अभी फिलहाल के लिए वह चला जाता है वहां से। इधर मेघांश एक नज़र बेला को देखता है और अपने एक आदमी से कहता है, अंडस्को लीव दिस हाउस। ये सुनकर बेला चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और गाड़ी वहां से चला जाता है। इधर राधिका बारिश में भीग रही थी, उसने आज एक काली साड़ी पहनी थी जिसमें गोल्डन कलर के फूल बने हुए थे और वह काफी खूबसूरत लग रही है, और उसने बालों का जोड़ा बनाकर रखा था और इतनी तेज बारिश के कारण से उसका जोड़ा खुल जाता है और उसके लंबे घने काले घुंघराले बाल उसकी कमर से नीचे तक लहराने लगता है, जो देखकर मेघांश नीचे झुककर उसके बालों की खुशबू को महसूस करने लगता है और धीरे से उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसके चेहरे के करीब जाकर उसके बालों को सूखने लगता है और काफी देर तक वह ऐसा करता है। फिर वह नीचे झुककर उसके होठों के पास अपना होंठ लाकर धीरे से कहता है, अंडस्को आई वॉन्ट टू टच यू एंड फील यू। ये सुनकर वह घबराते हुए पीछे हटने लगती है और वह ज्यादा पीछे हट पाती कि मेघांश एक झटके में उसकी कमर पकड़ लेता है और वह मेघांश के ऐसा करने से उसके सीने पर हाथ रख देती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वह दोनों बारिश में भीग रहे थे और अब उनके पास कार भी नहीं था और छाता भी नहीं था। वह डर से आंखें बंद कर लेती है और कांपते हुई आवाज में कहती है, अंडस्को आप प्लीज यहाँ पर मत शुरू होना, हमें घर जाना है, काफी बारिश हो रहा है और आप बीमार पड़ जाएंगे और हम भी बीमार पड़ जाएंगे अगर हम ऐसे ही भीगते रहे तो। और आप ना आपके भाई को थोड़ा डांटा करें, वह बहुत ज्यादा बदमाश होता जा रहा है, उसने मेरी बहन के साथ गलत किया, उसके बिना मर्जी के। ये कहाँ का अच्छा संस्कार हुआ? एक अच्छे खानदान का लड़का कभी ऐसा करता है किसी लड़की के साथ बदतमीजी? आप ही बताए। ये सुनकर वह उससे थोड़ा दूर हटता है और उसका हाथ पकड़ के उसे लेकर आगे बढ़ते हुए कहता है, अंडस्को ठीक है। ये बात सुनकर ना जाने क्यों राधिका के दिल में बहुत ज्यादा सुकून मिलता है और राधिका उसे देखते हुए आगे बढ़ जाती है। वह दोनों जंगल से निकलकर चलते हुए खेत के रास्ते पहुंच गए। आसपास खूबसूरत खेत थे और कुछ ही कदम चलने के बाद राधिका को कमल के फूल का खेत दिख जाता है। बारिश के कारण से यह कमल के फूल का खेत बहुत खूबसूरत लग रहा है और बारिश का पानी कमल के फूल के बड़े बड़े पत्तों पर गिर रहा था और एक अलग ही खुशबू फैल रहा था हर जगह।
और न जाने क्यों बहुत ज्यादा मन करता है राधिका का इन कमल के फूल को लेने के लिए, तो वह जैसे अपना हाथ छुड़ा लेती है मेघांश से और कहती है अंडस्को आप जरा रुक, हम अभी आते हैं। ये बोलकर वह खेत के ओर जाने लगती है, पर मेघांश पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखता है जैसे सवाल पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो, और उसकी आंखों में यह सवाल देखकर वह अपनी पलकें झुका लेती है और कहती है अंडस्को वह हमें कमल का फूल चाहिए, हम वही तोड़ने जा रहे थे, घर में सजाएंगे, हमें बहुत पसंद है कमल का फूल। ये सुनकर मेघांश उसका हाथ छोड़ देता है और अपना लॉन्ग ब्लैक लेदर जैकेट खोलकर उसके हाथ में दे देता है और राधिका उसे पकड़ लेती है और मेघांश खेत की ओर बढ़ जाता है। और अभी भी बहुत तेज बारिश हो रहा है, वह दोनों ही भीगी रहते और मेघांश भीगते हुए एकदम खेत में पहुंच जाता है। पानी बहुत ही ज्यादा कम था तो वह आसानी से काफी सारे कमल के फूल तोड़ लेता है। इससे उसका चमचमाता हुआ जूता और पेंट खराब होता है, पर उसे इसकी कोई परवाह नहीं है, कैसे भी कोई चीज वह एक बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता है और काफी सारे कमल के फूल वह तोड़ लेता है। इधर उसके हाथों में फूल देखकर राधिका खुद को रोक नहीं पाती, वह बारिश में अपने पल्लू को ठीक करते हुए उसके एकदम पास आ जाती है और उसके हाथ में अपना हाथ रखती है और कमल के सारे फूल खुद ले लेती है और मेघांश की आंखों में देखती है और सेम तरीके से मेघांश भी उसके आंखों में ही देख रहा है। वह दोनों एक दूसरे के काफी करीब है और अभी भी राधिका के हाथ में मेघांश का लॉन्ग लेदर जैकेट था और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। अगले ही पल मेघांश एकदम उसे अपने करीब खींच लेता है और उसके हाथ से एक कमल का फूल लेता है और उस फूल को जबरदस्ती अपने हाथों से खिलाता है और फूल खिल जाने के बाद वह उसके बालों में उसे लगा देता है। इससे वह काफी खूबसूरत लग रही थी। यह सफेद कमल का फूल है जो कि अपने में ही काफी खूबसूरत है और राधिका के घने लंबे खूबसूरत बालों पर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इससे वह शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है अंडस्को हमें घर जाना है, हम काफी बार भेज चुके हैं, इन 2 दिनों में अब हम दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए हमें अभी घर जाना चाहिए, हमें यहाँ पर ज्यादा नहीं रहना चाहिए, आप चलिए जल्दी से, और आपके कपड़े भी खराब हो चुके हैं। ये बोलते हुए वह नीचे देखती है और अगली पल वह डर से चिल्लाती है क्योंकि उसने एक जहरीला सांप देखा था। उसे सांप से बहुत डर लगता है और मेघांश ने भी इस जहरीले सांप को देख लिया था। अगले ही पल मेघांश नीचे झुककर उस सांप को हाथ से पकड़ लेता है और अपने 2 उंगली से उसे 2 टुकड़ों में बांट देता है और उसके सर को दूर फेंक देता है और उसके पूंछ को भी दूर फेंक देता है और अपना हाथ आगे कर देता है और बारिश के पानी से उसके हाथ में लगा जहरीला खून साफ हो जाता है। और उसकी यह हरकत देखकर अब तो राधिका बेहोशी होने वाली थी। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि यह आदमी इतना ज्यादा खतरनाक है, ये कुछ भी कर सकता है। ये सोचते हुए राधिका डरकर उसे देखती है और मेघांश उसके एकदम करीब आकर उसके कमर को पकड़ के उसके होठों को धीरे से चूमता है और उसके बाद उसे कसकर गले लगा लेता है और बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ उसके होठों को चूमने लगता है। और काफी देर तक ऐसा करने के बाद वह गहरी गहरी सांस लेते हुए उसे छोड़ता है और उसके सर से अपना सर टिककर कहता है अंडस्को यू हैव नो आइडिया हाउ टॉक्सिक आई एम। ये बोलकर वह उसके गाल को पकड़ लेता है और उसके आंखों में देखते हुए कहता है अंडस्को हम देख पा रहे हैं आपकी आंखों में हमारे लिए डर और दहशत, आप हमसे काफी डरते हो है ना। ये सुनकर वह डरते हुए हाँ में सर हिलाती है, जो देखकर मेघांश कहता है अंडस्को आपको हमसे डरना भी चाहिए, हमें आपकी आंखों में हमारे लिए डर दहशत बहुत ज़्यादा पसंद है, हम लाइफ टाइम के लिए आपकी आंखों में हमारे लिए डर और दहशत देखना चाहते हैं, पर जिस दिन आपके आंखों में हमारे लिए डर और दहशत खत्म हो जाए उसी दिन आप हमारे असली चेहरे से रूबरू होंगे, ताकि यह डर और दहशत आपके आंखों में चेहरे पर बना रहे हमारे लिए। ये बोलकर मेघांश उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे लेकर खेत से बाहर आ जाता है और वह दोनों अब रास्ते में थे। और कुछ दूर आने के बाद राधिका को एक नदी दिखता है और घाट भी दिख जाता है। उसे नदी में भी काफी सारे कमल के फूल खिले हुए थे, ये गुलाबी रंग के थे और लाल रंग के। राधिका अपने हाथों को और पैरों को देखते और कहती है अंडस्को हमें हाथ और पैर धोना है, हमें बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, हमें उतारी। ये सुनकर मेघांश उसे नीचे उतरता है और उसके बाद दोनों उस घाट पर जाकर अच्छे से अपने हाथ और पैर धो लेते हैं। और उसके बाद राधिका उठना ही वाली थी कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह घाट में गिरने ही वाली थी कि मेघांश उसे थाम लेता है और उसे लेकर नीचे बैठ जाता है और उसके कान के पास सरगोशी करते हुए कहता है अंडस्को आई वॉन्ट टू बी इन यू, चलिए हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे में खो जाते हैं। ये सुनकर राधिका काफी ज्यादा डर जाती है और उसे दूर हटाने की कोशिश करते हुए कहती है अंडस्को छोड़िए मुझे, यहाँ पर कोई आ जाएगा, ये घाट है, यहाँ पर सब नहाने कपड़े धोने आते हैं, प्लीज छोड़िए कोई देख लेगा। ये सुनकर मेघांश उसके बालों को छूते हुए उसके कान के पास सरगोशी करते हुए कहता है अंडस्को आई डोंट केयर।
ये बोलकर मेघांश कमल के फूल तोड़ता है और उसके बालों में लगाने लगता है। वह काफी सारे कमल के फूल उसके खूबसूरत लंबे घने काले घुंघराले बालों में लगाता है और उसके बाद उसकी गर्दन से अपने हाथ को होते हुए उसके सीने तक लाता है और उसकी बदन की गर्माहट महसूस करते हुए कहता है, अंडरस्को आई वॉन्ट टू गेट क्लोजर टू यू एंड लव यू। उसकी ऐसी बात सुनकर वह घबराते हुए आंखें बंद कर लेती है और अपने सांसों पर काबू पाते हुए कहती है, अंडरस्को आप घर चलिए, हमारे साथ यह कोई जगह नहीं है ये सब करने का, आप घर चलिए। ये सुनकर मेघांश अपनी ठंडी आंखों से उसे देखता है और उसके कमर से होते हुए उसके पेट पर हाथ लाता है, फिर धीरे धीरे हाथ को ऊपर करते हुए कहता है, अंडरस्को इफ यू गो होम विल यू लेट मी डू इट। ये सुनकर वह डरते हुए मेघांश को देखती है। वह मेघांश की आंखों में खुद को पाने की चाहत देख पा रही है। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्या राधिका खुद को बचा पाएगी मेघांश से? और क्या वो दोनों कभी एक हो पाएंगे? और क्या सच में मेघांश प्यार करता है राधिका से, या फिर वह बस राधिका के साथ खेल खेल रहा है? जानने के लिए पढ़ते रहिए। आप सबको एजा किसी भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है टू कमेंट और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं जरूर अपलोड करूंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मैंने, और प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एफएम स्टोरी चैनल।